अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 को, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का ही चैप्टर है। उसका नाम है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हमने अब तक काफ़ी अपने टॉपिक कवर अप कर लिए हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपना पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि सेकंड लॉ जो हमारे पास है बेसिकली वो हमारे पास होता क्या है, उसकी स्टेटमेंट हमें किस चीज़ के बारे में बताती है। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसको स्टेट किया गया दो तरीक़ों से। कैल्विन प्लैंक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे स्टेट किया। उन्होंने क्या कहा था कैल्विन प्लैंक ने कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को दें सिस्टम को और वो सारी की सारी जो हीट है वो कन्वर्ट हो जाए वर्क डन में। वहाँ पर कुछ ना कुछ हीट का जो लॉस है वो होगा, वो फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, वो किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है। तो हमने एग्जाम्पल लेके अंडरस्टैंड किया था और रियल लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जो हमारे पास ये ट्रू भी है कि कैल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट वैलिड है हमारे पास कि ऐसा वाकई पॉसिबल नहीं है, हीट लॉस हमेशा हर जगह होता है। क्लासियस ने क्या कहा था? क्लासियस ने कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को कन्वर्ट करें हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो क्लासियस ने क्या कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लो से हाई की तरफ जाए, लेकिन उसने कंडीशन रखी कि आप अगर वर्क डन करोगे तब ऐसा पॉसिबल हो जाएगा, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको समझाई थी रेफ्रिजरेटर की, कि अगर आप रेफ्रिजरेटर को यूज़ करें तो अगर आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो करवाना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आप एक्सटर्नल वर्क डन परफॉर्म करते हैं तब क्लासेस की स्टेटमेंट जो है वो वैलिड हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास वैलिड थी। हमने इसको सेपरेटली सिस्टम लेकर डिस्कस भी किया था और दोनों सिस्टम में एक चीज़ कॉमन थी, रेजरवायर। रेजरवायर का मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो टेम्परेचर को प्रोवाइड भी करती है, रिलीज भी करती है। इसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। मतलब अगर कोई सिस्टम है हमारे पास, उसका टेम्परेचर ओरिजिनल टेम्परेचर जो था उससे टेम्परेचर कम होने लगा है तो फौरन रिजर्वायर एक्टिव हो जाएगा, उससे टेम्परेचर प्रोवाइड करने लग जाएगा। अगर उसका टेम्परेचर ओरिजिनल स्टेट से ज़्यादा होने लगा है फौरन रिजर्वायर एक्टिव हो जाएगा, उसका टेम्परेचर रिलीज करना शुरू कर देगा। रिजर्वायर उस सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखेगा, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट पर था वो ही रखेगा। तो ये तो बच्चों मैंने रिवाइज करवा दिया आपको लास्ट लेक्चर। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटली इसकी डेरिवेशन है, फिजिक्स इसमें थोड़ी सी है हमारे पास और जस्ट आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मैथमेटिकल जो इसकी डेरिवेशन होगी वहाँ से हम इसकी फिजिक्स को फाइंड आउट करेंगे कि ये डेरिवेशन हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस बेसिकली है क्या हमारे पास, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और इसी तरीके से हमारे पास और भी प्रोसेस होते हैं, जिसमें से हम एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास होता है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास होता क्या है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, इसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन आता है, ये सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। So the process in which no heat enter or leave the system, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होती है बच्चों, ना तो हीट एंटर होती है और ना ही लीव करती है सिस्टम से, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का। मतलब कोई भी सिस्टम जिसमें ना तो हीट अंदर की तरफ जा रही हो और ना ही उससे बाहर की तरफ निकले, उसे हम नाम देंगे एडियाबैटिक प्रोसेस का। और ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि हीट ना तो इन हो रही है ना आउट हो रही है, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि हीट जो है हमारे पास जीरो है। इन दी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आप पुट कर सकते हैं कि Q इज इक्वल टू जीरो है। अगर Q आप इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको बताएगी कि भाई टोटल इंटरनल एनर्जी वर्क डन के इक्वल ही हो रही है।
मतलब जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो वर्क डन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन हो सकता है, पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन भी हो सकता है। देन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू दी पॉजिटिव और द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। यही बात मैंने अभी आपको समझाई। वी आर टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे जो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स के बारे में बताएगी। इसी तरीके से हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पीछे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास हीट है वो तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है बच्चों वो ये लिखी हुई है, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई इंटरनल माइनस W आ जाएगा। ये माइनस ज़रूरी नहीं है माइनस ही हो, माइनस का मतलब है कि यहाँ पर वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो रहा है, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है। उसका क्या मतलब होगा कि वर्क डन बाय दी सिस्टम हो रहा है। अब 1 को हम 2 के अंदर पुट कर देते हैं। ये जो 1 है इसे हम, ये वाली जो 1 की वैल्यू है इसे हम इस 2 के अंदर पुट कर दें, हीट 0 हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी वर्क डन के इक्वल आ जाएगी, नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ दी वर्क डन आ जाता। दोनों तरीके से हो सकता है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये लेक्चर में जो हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि हमारे पास वर्क डन ऑन दी सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय दी सिस्टम पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आपने यहाँ पर नेगेटिव ही साइन लगाना है, बल्कि आप यहाँ पर पॉजिटिव भी साइन लगा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप इस रिजल्ट को डिफाइन करेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन है या नेगेटिव ऑफ द वर्क डन है। फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट जिसे हम कहते हैं, उसकी डेरिवेशन मैंने यहाँ पर नहीं की हुई, आपने इसे डायरेक्ट याद ही करना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास है वो NCV/dt के इक्वल होता है जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट को कंसीडर करें किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ये जो स्मॉल v है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इस मोलर स्पेसिफिक हीट को काउंट किया है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर काउंट किया है। तो ये हमारे पास आ गई इंटरनल एनर्जी किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। इसी तरीके से जो इंटरनल एनर्जी हमने इक्वेशन में प्रूव की है वो DW हो गई हमारे पास। वर्क डन बाय दी गैस हमारे पास क्या आएगा, DE इंटरनल इज इक्वल टू माइनस DW आ जाएगा। और अगर इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो ये मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगी, यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट होकर आपको अगेन पॉजिटिव वैल्यू देगा। PdV जो हमारे पास होता है वो माइनस DW के इक्वल होता है और ये हम ऊपर देख चुके हैं कि माइनस NCV/dt के इक्वल है। देन इक्वेशन 8 कैन बी रिटर्न एज, इसी इक्वेशन 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, PdV माइनस DW इज इक्वल टू माइनस D इंटरनल इज इक्वल टू माइनस NCV/dt, ये हमारे पास आ जाएगा। आइडियल गैस लॉ बच्चों यूज़ करते हैं, आपने आइडियल गैस लॉ पढ़ा हुआ है कि हमारे पास आइडियल गैस लॉ होता है PV इज इक्वल टू NRT के इक्वल। प्रेशर का पता है आपको, वॉल्यूम का पता है, नंबर ऑफ मोल्स का पता है, जनरल गैस कांस्टेंट का पता है आपको, टेम्परेचर का भी पता है। इसी इक्वेशन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं जो हमें आइडियल गैस लॉ के बारे में बता रही है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगी वैल्यू PdV और प्लस VdP, एक टाइम वॉल्यूम का डेरिवेटिव, सेकंड टाइम प्रेशर का डेरिवेटिव, NRDT आ जाएगा हमारे पास। इक्वेशन 10 जो थी हमारे पास PdV तो माइनस DW के इक्वल था, यहाँ पर देखें ये माइनस DW के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि VdP जो हमारे पास है अगर हम इसका उलट करें मतलब PdV प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज ये हमारे पास माइनस NCV/dt के इक्वल है। अगर मैं इसका उलट करूं PdV की बजाय VdP कर लूं, जैसे यहाँ पर है VdP, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली टर्म जो है ये रिवर्स हो जाएगी, माइनस की जगह प्लस, n की जगह NCV है तो मैं इसकी जगह पुट कर देती हूँ CP, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं, एक वॉल्यूम और एक प्रेशर, तो यहाँ पर वॉल्यूम तो आ गया, तो जब मैं DP की बात करूँगी तो मैं CP पुट करूँगी। CV का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास DT के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 15 आ गई जिसमें हमने VdP और PdV की वैल्यू को वेरीफाई किया कि हमारे पास ये वैल्यू। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूं, डिवाइड कर दूं, तब हमारे पास क्या होगा, VdP डिवाइडेड बाय PdV इज इक्वल टू NCP/dt डिवाइडेड बाय माइनस NCV/dt, n से कैंसिल आउट, dt से कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास, नेगेटिव साइन बच गया और साथ में माइनस CP
डिवाइडेड बाय CV आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये जो रेशो है हमारे पास CP/CP, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो रेशो है ये स्पेसिफिक हीट के दरमियान है। मोलर स्पेसिफिक हीट जिसे हम बोलते हैं, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। इन दोनों स्पेसिफिक हीट के दरमियान जो रेशो होती है इसे हम डिनोट करते हैं गैमा से। गैमा बेसिकली क्या है हमारे पास, ये वो फैक्टर है जो हमें रेशो बताता है दो स्पेसिफिक हीट के दरमियान एट द कांस्टेंट प्रेशर, वन विल बी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी इसे बोलते हैं, इस फैक्टर को, गैमा को हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, जो हमें क्या करता है, रेशो बताता है दो स्पेसिफिक हीट के दरमियान, एक कहाँ पर होगी, कांस्टेंट प्रेशर पर और दूसरी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। देन इक्वेशन 16 विल बिकम, यहाँ से इक्वेशन 16 क्या बन जाएगी, CP/CV तो आ जाएगा हमारे पास गैमा, नेगेटिव साइन एज इट इज आ गया, VdP डिवाइडेड बाय PdV, ये हमारे पास माइनस गैमा आ गया। अगर मैं DP डिवाइडेड बाय P फाइंड आउट करना चाहूँ तो डेफिनेटली DV इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और V डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 19 में माइनस गैमा एज इट इज, DV को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर और V जो था वो डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 19 का, जो हमारे पास इक्वेशन 19 आई है, काफ़ी सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद इसका मैं ले लेती हूँ इंटीग्रेशन। कहाँ से लूँगी इंटीग्रेशन, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक। तो यहाँ पर देखें बच्चों, DP डिवाइडेड बाय P यही वैल्यू है जो इक्वेशन 19 में है, इसका मैंने इंटीग्रेशन ले लिया है इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर देखें DV डिवाइडेड बाय V है, इसका भी मैंने इंटीग्रेशन ले लिया है VI से VF तक, और ये माइनस और गैमा मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है। अब ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपको पता है सेम वैल्यू है, एक का चेंज है हमारे पास और दूसरी टोटल वैल्यू है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं log PF डिवाइडेड बाय PI, या आप लिख सकते हैं log ब्रैकेट में PF माइनस PI। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस गैमा लॉग VF डिवाइडेड बाय VI, मतलब ये भी हमारे पास सेम उसी तरीके से है ये वाली टर्म जैसे हमारे पास ये वाली लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो हम कह सकते हैं कि DV डिवाइडेड बाय V जो हमारे पास होगा ये भी सेम इंटीग्रेशन देगा जैसे इस वैल्यू ने दिया है, लॉग VF डिवाइडेड बाय VI आ जाएगा और गैमा फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। मोलर स्पेसिफिक हीट जो है हमारे पास, मोलर हीट कैपेसिटीज, ये हमारे पास एज इट इज आ गया, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम इसी इक्वेशन को, जो हमने पीछे इक्वेशन 21 ड्राइव की है, इसी इक्वेशन को हम मेंशन कर सकते हैं PI/VI टू पावर गैमा। अगर मुझे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की सूरत में मेंशन करना पड़े तो मैं इस तरीके से इसे मेंशन करूंगी, PI/VI टू पावर गैमा, PF/VF टू पावर गैमा। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है हमारे पास, साउंड वेव्स इन एयर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। साउंड वेव जो हवा में होती है डेफिनेटली उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, हम कह सकते हैं कि वो जो हवा में साउंड वेव है वो एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ना तो उसके अंदर का सिस्टम उसे डिस्टर्ब कर रहा है ना उसे बाहर की कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, तो डेफिनेटली वो एडियाबैटिक हो जाएगी चीज़। द PV डायग्राम फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, अब हम ड्रॉ करते हैं PV डायग्राम किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, प्रेशर और ये वॉल्यूम। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए है ये, यहाँ पर देखिए डायटोमिक का मतलब दो एटम से जो मिलकर बनी है आइडियल गैस, ये वो है। यहाँ पर हमारे पास दो कर्व्स आती हैं। अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस को कंपेयर करूँ आइसोथर्मल प्रोसेस से, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास, ये ज़्यादा जो हमारे पास है वैल्यू डाउनवर्ड साइड पर है, मतलब इसकी जो कर्व है वो ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो इतनी ज़्यादा स्टीपर नहीं है जितनी ज़्यादा आइसोथर्मल कर्व है। यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एडियाबैटिक की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, यहाँ से देखें और वॉल्यूम पर हमारे पास ज़्यादा हो रही है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास वॉल्यूम जो है कंप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा होती है, लेकिन आइसोथर्मल में हमारे पास कंपैरेटिवली कम होती है। प्रेशर ऑलमोस्ट दोनों का सेम होता है। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो कंफ्यूज कर रहा हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।